बल्ब होता है बेसिकली, उसका मतलब ये होता है, जैसे ये बल्ब है तो इसका मतलब ये यहाँ पे रेटिंग लिखी होगी 100 वॉट और 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 जूल की एनर्जी खर्च करेगा हर सेकंड में। कब? कंडीशन है इफ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट का प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब वो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस करेगा हर सेकंड में। ठीक है। बल्ब का बेसिक काम क्या होता है? बल्ब का बेसिक काम क्या होता है? लाइट देना या हीट बनाना? लाइट देना। लाइट देना। नहीं नहीं नहीं, बल्ब का बेसिक काम होता है हीट जनरेट करना, याद रखिएगा इसको। बल्ब हीट जनरेट करता है, उसके अंदर फिलामेंट नहीं पता है आपको? कल बताया था टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा था। मतलब क्या तुम लोग कुछ लॉजिक कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो? अगर इतना हाई रेजिस्टेंस वाला आप फिलामेंट लगा रहे हैं तो बेसिक काम क्या हो जाएगा बल्ब का? तभी तो इनकैंडेसेंट बोलते हैं। हीट की वजह से जो लाइट आती है उससे हमको लाइट मिल जाती है। बेसिक काम हीट हीट प्रोड्यूस करना है, लाइट नहीं है। बात समझ में आ रही? हीट की वजह से जो लाइट आ जाती है उसको इनकैंडेसेंस बोलते हैं, कल बताया था। उसकी वजह से हमको लाइट मिल जाती है। जैसे कोई लोहे की रॉड है, उसको जो है ब्लैक स्मिथ गर्म कर रहा है, इतनी लाल कर दिया, लाल होने की वजह से थोड़ी लाइट भी तो जनरेट होगी, नहीं होगी? वो जो लाइट है यानी बाई प्रोडक्ट है एक तरह का, कह सकते हैं। मेन काम लाइट जनरेट करना नहीं था, मेन काम तो हीट कर होना था। तो बाई प्रोडक्ट हीटिंग है, वो सॉरी लाइटिंग है, वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। खैर, तो इंडियन सिस्टम में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 220 वोल्ट। ठीक है। और यूएस सिस्टम हमने आपको बताया था वो होता है 110 वोल्ट। ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी डिवाइस पे लिखा हुआ है कि वो 60 वॉट की है तो इसका सिंपल मतलब है कि वो 60 जूल एनर्जी पर सेकंड तभी खर्च करेगी जब उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इतना सबको क्लियर है? तो आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए बल्ब के ऊपर कैसे बन सकता है। ये बल्ब है 100 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है। ये है 110 वोल्ट। ठीक है। इनको आपने कनेक्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। दो बल्ब हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये ब्राइट हो जाएगा या डिम हो जाएगा, दूसरा वाला ब्राइट हो जाएगा या डिम हो जाएगा? ए है, ये बी है, बी ब्राइट हो जाएगा या डिम हो जाएगा? बताओ जल्दी से। इसको अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया, किसको? ए को। यही है। चलो, 100 वॉट है, 220 वोल्ट का है। अगर इसका वोल्टेज बदल के हम 110 वोल्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, डिम हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही क्या? फिर बंद हो गई? सर आ रही है। अरे तो बताओ यार, इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ, ब्राइट हो जाएगा, डिम हो जाएगा? अरे ये तो कोई बता देगा, बच्चा बता देगा ये तो। सर डिम हो जाएगा। डिम हो हाँ, जाएगा। फिर तो क्या सोच रहे हो? डिम हो जाएगा, obvious सी बात है, डिम हो जाएगा। ठीक है। डिम हुआ क्यों, अभी हमें देखना है कि ये इसका वोल्टेज चेंज करने से क्या चीज चेंज हो गई जो डिम हो गया। ठीक है। क्या चीज चेंज की हमने? क्यों? क्योंकि इसकी पावर कम हो जाएगी क्या? क्योंकि पावर डिसाइड करता है ना ब्राइटनेस, कल बताया था। यस सर। अब कैसे निकालेंगे हम, ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये डिम हो जाएगा मैथमेटिकली? वोल्टेज चेंज हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। पावर चेंज हो गई है, क्या करंट भी चेंज हो जाएगा? क्या करंट चेंज हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है, पता है वोल्टेज डायरेक्टली रिलेटेड होता है करंट के। वोल्टेज कम हो गया तो करंट नहीं कम हो जाएगी? यस।
हो जाएगी। यस सर। आपसे पूछ रहा है क्या चीज है जो सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी। अरे क्या चीज है जो सेम रहेगी? रेजिस्टेंस। आर है। हाँ रेजिस्टेंस सेम R। रहेगी ना। हाँ क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे, वो तो बदली नहीं आपने, मटेरियल भी सेम है। क्लियर है? तो यस सर। पावर पी वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो पी कितना है? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी है? 100 वॉट। तो रेजिस्टेंस कितना है दोनों में, कितना रहेगा? 484 ओम। इसका मतलब यहाँ का भी रेजिस्टेंस कितना होगा? ये 484 होगा ना, बोलो। यस सर। हाँ, अब आपसे P2 निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए दोनों दूसरे का। भाई मैथमेटिकली जस्टिफाई तभी करेंगे ना जब पावर इसकी कम हो जाएगी। तो P2 निकालिए। ये तो P1 हो गई इसकी पावर, इसकी P2 है, तो P2 कितनी आएगी? वही फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर बाई आर। वी यहाँ चेंज कर देंगे हम, 110 इंटू 110 अपॉन आर कितनी है? 484। कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? सर 25 वॉट। हाँ देखो, यहाँ पे बल्ब 100 वॉट का बल्ब अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाएगा तो वो कितने वॉट का बन जाएगा? 25 वॉट का बन जाएगा। 25 वॉट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 100 वॉट के बल्ब को या 10 वॉट के बल्ब को अगर आप 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराइए तो वो कितने वॉट का बन जाएगा? बात समझ में आ रही है? ऐसे निकाल लेंगे। बोलो। हाँ क्लियर ना हुआ हो तो बोलो, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अगर आप कोई डिवाइस है, मान लीजिए फ्रिज थी, तो 400 वॉट की फ्रिज को अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाए तो वो उसमें क्या डिफरेंस आएगा? उसका जो नया वॉट होगा, नया पावर होगा, वो कितना होगा? निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ब्राइटनेस कल बता चुके हैं, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ब्राइटनेस जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ब्राइटनेस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है सबको? और ये किस पे काम किया आपने? अब चलिए इस पे क्वेश्चन अच्छा करवा लेते हैं। ये काम किस पे किया आपने? कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस सेम रहेगा, उसी से आपने निकाला है। एक क्वेश्चन है, करके बताइए। 3 बल्ब हैं, ठीक है। तीन बल्ब है, 100 वॉट का है, 50 वॉट का है, 25 वॉट का है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हमसे पूछा है सबसे ब्राइट कौन सा होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? विच इज ब्राइटेस्ट? ऑप्शन बना देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आई, पहला सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दूसरा ऑप्शन बना देते हैं, तीनों बराबर हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। एंड डी ऑप्शन है सेकंड ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। So first option A. Sir A. ए Option A. पहला ऑप्शन, Yes. Sir. पहला सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे उससे भी कम। जिनका भी आंसर
पहला आ रहा, अभी बता दें और बाकी लड़के भी, सबका पहला आ रहा है? यस सर। जिनका भी आंसर पहला आ रहा है यानी 100 वॉट सबसे ज्यादा होगा, उन सबका गलत है। देखो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो बेटा, हमने बताया था ये सब सीरीज में लगे या नहीं लगे? यस सर। यस सर। सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है क्या? सारे 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे? डिवाइड होता है। डिवाइड। फिर क्यों इतनी जल्दी रहती है, क्यों नहीं सोचते हो? ये इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना हम करा रहे हैं, तुमको पता है सब ट्रिकी क्वेश्चन कराए, आसान क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं वो तो तुम कर ही लोगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पता है पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। 100 वॉट का 100 जूल पर सेकंड तब खर्च करेगा जब उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल मिले पूरा पूरा। अगर सबको 220 वोल्ट मिल रहा है तब आप आंख बंद करके बता देंगे 100 वॉट वाला ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, फिर 50 वाला, फिर 25 वाला। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको 220 मिल रहा है? सबका पोटेंशियल पता है क्या आपको? या आपको ये पता है कि 100 वॉट को सबसे ज्यादा मिल रहा है? ये भी तो नहीं पता है। बोलिए, है ना? थोड़ा दिमाग लगाना है, अच्छे सवाल है। तो आपको पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जिसकी आर जितनी कम उसकी P उतनी ज्यादा होगी। वोल्टेज अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मान लीजिए तो आर जितनी कम उससे आप निकाल लेंगे क्या? P। तो आर निकाल लेते हैं खाली पहले। आप आर निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई पी से निकलेगी आर। वी पता है ना हमें, इसलिए हम आर निकाल लेते हैं। बताइए। यस सर। कितनी आएगी? सबकी आर आर निकाल लीजिए। तो इसकी आर कितनी आएगी? 220 का स्क्वायर अपॉन पी। पी कितनी है 100 वॉट वाले के लिए? आर कितनी आएगी बताइए जरा, इससे कैलकुलेट करके। सर पर वोल्टेज डिवाइडेड है तो हम 220 की ले रहे हैं। हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना सबकी अलग, रेजिस्टेंस तो निकल आएगी ना। रेजिस्टेंस निकाल लेना हम लोग, रेजिस्टेंस तो निकल ही आएगी। हाँ, वैल्यू नहीं निकालनी है अभी हमें। देखिए कितना तीनों में आपको क्या लग रहा है, किसकी रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी? रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, कैसे R3 बताओगे? सबसे ज्यादा होगा। ग्रेटेस्ट। हाँ, हमको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन में एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वी सब में अलग अलग है, V1 V2 V3, क्लियर? वी तीनों में अलग अलग होगा ना। हाँ, यस सर। ये तीनों अलग अलग 220 वोल्ट से कनेक्टेड नहीं है, सबके पास वोल्टेज अलग अलग होगा। कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर होते तब तो सवाल खत्म हो गया था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है V1 V2 V3। अब ये 220 पे काम नहीं कर रहा है, पहले वाले की बात करें अगर हम। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ से करंट, ध्यान से सुनो, अप्रोच ध्यान रखना है। करंट आई निकला, करंट सेम रहेगा नहीं रहेगा? हमको वो फॉर्मूला Yes, लाना sir. पड़ता है जो जिसमें एक चीज कांस्टेंट हो। कल बताया था आपको, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें एक चीज कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट होता है यहाँ पे? करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में। सब में आई करंट जाएगा। अरे क्लियर है ना, आई आई करंट जाएगा सब में। Yes, पावर sir. का वो फॉर्मूला Yes, जिसमें करंट और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं, पावर का वो फॉर्मूला जिसमें करंट और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं, क्या है? So P is equals to I square. I square R. आई स्क्वायर आर, यही होता है। Yes, sir. टी नहीं होता है, Yes, टी sir. तो एनर्जी वाले में होता है। हाँ, आई हो गए कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल है। बोलो, क्योंकि वी वेरी कर रहा है। वी वेरी कर रहा है तो आप वी बाई आर निकालेंगे तब पता चलेगा। तो अब यहाँ हमें लगाना है जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी इस सर्किट में। बोलो, जिसकी Yes, sir. रेजिस्टेंस Yes. जितनी ज्यादा उसकी पावर इस सर्किट में उतनी ज्यादा होगी। इतना सब बच्चों को क्लियर है? अभी यहाँ पर रोक के पूछ लो हमसे। तो क्लियर है। क्लियर है। Clear. हाँ, अब ये R1 R2 R3 से आप बताइए रेजिस्टेंस तीनों की।
भाई आपको साफ साफ दिख रहा है R3 बड़ी होगी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ा होगा यार। मैथ, सिंपल मैथ। डिनोमिनेटर किसका छोटा है? R3 सर का। ऑप्शन सी हो जाएगा। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये आ रहा है ना? Yes, sir. इसका मतलब यहां से अगर आप बनाएंगे तो क्या बनने वाला है? P3 लेस देन P2 लेस देन P1, ये बनेगा क्या? सही है गलत है? सर गलत है, डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या मिलेगा हमें? P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, जिसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा। इसका मतलब 25 वॉट वाला सबसे तेज जलेगा। ये देखिए, देखने में हमें क्या लग रहा था 25 वॉट है, कैसे? ठीक है, आप वी स्क्वायर बाई आर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालो, फिर वीज निकालो, सबका अलग अलग, फिर आप यूज करो, वो भी यूज हो जाएगा, लेकिन वो लंबा मेथड है आपके लिए। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कल बताया था, कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो आप खाली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज करते हुए स्मार्ट मेथड से काम कर जाएंगे। जनरली बच्चे क्या करेंगे? यही करेंगे, वी निकालेंगे तीनों का अलग अलग, वी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे पी वाला, तीनों के अलग अलग, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। आपको ऐसे यूज करना है, को ये देखना है अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस तीनों की किसकी सबसे ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लिया आपने, तो पावर और रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला जिसमें आई आ जाए, क्योंकि आई कांस्टेंट है पूरे सर्किट में, ताकि पावर रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो सके। समझ में आ रही बात? Yes, yes. ठीक है, तो फॉर्मूला हर, हमने बताया ना मेथड बहुत है करने के, वो वाला मेथड भी लगाइए, उससे भी हो जाएगा। फॉर्मूले अगर तमाम होते हैं तो इसका मतलब हर फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा मेथड सबसे छोटा है, सबसे जल्दी आंसर निकल पाएगा हमारा। हम वो निकालेंगे, हमारे पास टाइम कम होगा। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं इसमें? Sir, clear है. तो सबसे ज्यादा पावर होगी आपकी 25 वॉट वाले की। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता। सब बच्चे ध्यान दें, यही जो भी हमने ऊपर कराया है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। तीनों को हम पैरेलल में लगा देते हैं। सीरीज में लगाया था ना, ये हमने लगा दिया पैरेलल में। अब हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम 250 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज, इस पे जो वोल्टेज लिखा है वही लिखा है सेम। और इसका क्या मतलब है? अगर आपको खाली 100 वॉट लिखा है तो ये कितने पे ऑपरेट करेगा? फुल्ली 220। 220 हाँ, 220 पे ऑपरेट करेगा। 250 ना समझ लेना, अगर सर्किट में लिखा नीचे दे दिया लगा के। ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से चलेगा, कितना है? 220 वाला। ठीक है, यहाँ कितना पोटेंशियल दिया है ये मैटर नहीं करता, ये कितना है इससे ये डिसाइड नहीं होगा। इसका अपना ओरिजिनल जो चलने का प्रेशर नीडेड है वो वही रहेगा 220 वोल्ट। तो 50 वॉट का भी 220 वोल्ट ही मांगता है, 25 वाला भी फुल्ली जो है वो एफिशिएंसी देने के लिए। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है बताओ दोनों में कौन सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा? तीनों में, मतलब तीनों कंपैरिजन करना है, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 होगा, क्या होगा? सर वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा 250 पे। अरे यार, क्यों क्यों नहीं कर पाएगा? 220 वोल्ट मांग रहा है ना, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V मान लेते हैं, अगर इधर से करंट जा रही है, ठीक है, सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। बोलो Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होगा। करंट वाला नहीं लगाएंगे ना इस बार, करंट अलग है सब में, करंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। V सेम है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? जिसका रेजिस्टेंस ये बनेगा, यानी जिसका जो रेजिस्टेंस है वो जितना ज्यादा होगा उसकी पावर उतनी कम होगी।
कि जिसका रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करने में कहानी आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ठीक है। सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था वो सबसे तेज जला, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे तेज जलेगा। क्लियर है? यानी पावर में पैरेलल में वो तब सबसे तेज जलेगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता होना चाहिए, बोलिए। जिसका आर जितना कम होगा वो उतना तेज जलेगा, बोलिए। तो हमने पीछे Yes. वाले में रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, रेजिस्टेंस तो यही है जो निकाले हैं हमने, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ तो बदला नहीं है ज्यादा। बोलिए, रेजिस्टेंस सेम रहेगा मोर और लेस। अरे रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यही रहेंगे ना सबके। तो यार अगर ऊपर बदल भी दिया आपने, Yes, sir. 220 से 240 कर दिया है, आप कहेंगे आपने कोई बदला है, वोल्टेज भी बदला है। अरे वोल्टेज बदला है तो डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर जैसे Yes, निकाल sir. रहे थे आप 25 50 ये तो रहेंगे ना, तो ये क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 यही आएगा ना अल्टीमेटली, जैसे यहाँ आ रहा था। तो बोलो क्लियर है? तो यही Yes, क्या sir. आएगा? तो इस बार क्या बन जाएगा हमारे पास? इस बार बनेगा क्या? P3 लेस देन P2 लेस देन P1, यानी P1 की पावर इस बार सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? Yes, sir. आया. Yes, sir. हाँ, तो इतना लॉजिक कॉमन सेंस जितना ज्यादा यूज करोगे उतना तुम्हारे लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। चीजें समझ के चलो। चलिए एक क्वेश्चन IIT का और कराते हैं, देखें कर लेंगे आप लोग कि नहीं। 2002 में आया है, ठीक है। तब तो कोई एडवांस और मेंस होता नहीं था, तो इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है। तो ये आपके दो बल्ब दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका पैरेलल में एक और बल्ब कनेक्टेड है, और ये सब पूरा सिस्टम एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और बैटरी है आपकी 250 वोल्ट की। तो बोला गया है ये बल्ब है 100 वॉट का, ये बल्ब है 60 वॉट का, और ये बल्ब है 60 वॉट का। ये आपका 1 हो गया, ये सेकंड बल्ब हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तीनों में जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो पूछा है कि मान लीजिए इसमें W1 पावर निकल रही है, इसमें W2, अरे हटाओ W1 W2, आपको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है, इक्वल टू P3। ऑप्शन सेकंड है P1 लेस देन P2 इक्वल टू P3, ठीक है। P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। और लास्ट ऑप्शन है आपका P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ब्राइटनेस बताइए कौन सा ऑप्शन? सर सी। सर सी। सी। Sir, B. यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज है देखना होगा हमें। फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। रेजिस्टेंस से पहले V स्क्वायर बाई P से R1 की रेजिस्टेंस निकालिए। V स्क्वायर मतलब 240 जो 2 तो 250 अपॉन 60 है, और R3 आएगा 250 अपॉन 60। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? किसका ज्यादा है? R3 का। R3 और R2 बराबर है,
ग्रेटर देन R1 है, क्या सही है? बोलिए, क्या सही लिखा है? सर हेलो, आवाज? पोटेंशियल 220 नहीं लेंगे? अरे कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल से उतना डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे? 220 कर लीजिए, बताइए क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इन दोनों के अक्रॉस भी सेम रहेगा। सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी। ठीक है, इसको थोड़ा सोच के करने की जरूरत है, क्योंकि आप सॉल्व ठीक है, कंपटीशन में कम टाइम पे करना होगा। वैसे तो रेजिस्टेंस आप 100 वाट का निकालिए, 100 वाट का निकाल लीजिए, 60 वाट। ठीक है, R1 R2 ये दोनों को ऐड कर दीजिए, सीरीज में है ना ये। ठीक है, उसके बाद ये पैरेलल में है, फिर इससे करंट निकाल लीजिए, फिर करंट यहाँ डालो, यहाँ डालो। ठीक है, और जैसे ही करंट यहाँ डालेंगे आप निकल आएगा आपको। I²R से ये निकालिए, I²R से इसका P निकाल लीजिए, I निकाल लेंगे। ये तरीका है ना एक करने का। कर तो आप इस तरीके से भी लेंगे, लेकिन जनरल तरीका नहीं बताने का मकसद है यहाँ पे। आपको स्मार्ट तरीका आना चाहिए इस सवाल को करने का। शॉर्टकट हम सोच रहे हैं बगैर इतना कैलकुलेशन की हम कैसे कर सकते हैं। तरीका हमने आपको बता दिया, क्या तरीका है। जो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, वो ये ना, क्या निकालें, इसका रेजिस्टेंस निकालें, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर उस ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा तो इसके साथ पूरा टोटल इक्विवेलेंट निकालें, और इसके साथ फिर आप 250 या 220 कुछ भी लगाइए, मिला के क्या निकाल लेंगे आप, करंट। ठीक है, करंट निकालेंगे, करंट यहाँ से भेजेंगे तो करंट जाएगी सब में अलग अलग। ठीक है, यहाँ सीरीज ये पैरेलल में यहाँ अलग निकल जाएगी, कुछ यहाँ की अलग निकलेगी, तो इसकी करंट के साथ I²R निकालिए, इसकी P1 निकलेगी, ये P2 निकल आएगी I²R से, और ये क्या निकलेगा, ये भी P3 निकल आएगा। ये तो सेम ही होगा, लेकिन करंट अलग होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है निकालने का, आप निकाल लेंगे तीनों का P1 P2 P3, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो क्या तरीका है करने का, वो सोचना है। ठीक है, तुम लोगों ने कैसे किया है, खाली सोचा है बैठ के या कुछ लगाया है, भी लिखा है? देखो, थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ये R3 तो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पावर निकाल लेते हैं किसी एक रजिस्टर में। मान लेते हैं थर्ड रजिस्टर में कितनी पावर होगी, यानी P3 कितना हो जाएगा। P3 कितना हो जाएगा, V²/R। V कितना है आपका, 250 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, R3। ये बताओ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितनी पावर जा रही होगी, सोचो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितनी पावर जा रही होगी। सब लोग ध्यान से सुनो, पावर इन 1 and 2 क्या होगी, क्या है ये। इसको पूरा एक सिस्टम मान ले रहे हैं फिलहाल हम, ये पूरा एक सिस्टम मान ले रहे हैं ये। ठीक है, इसका पूरा R इक्विवेलेंट, तो इसके अक्रॉस पूरा अगर पावर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो नेट पावर कितनी आएगी, P1 प्लस P2 कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुने सभी लोग। 250 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं क्या, बोलो। R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आप सुनिएगा ध्यान से। क्या आपको नहीं लगता है कि R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन R3? लॉजिकली R1 प्लस R2 R3 से बड़ा होना चाहिए ना। R1 R2 और R1 प्लस R2 जोड़ देंगे वो तो R3 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि R1 R2 तो बराबर हैं, वो R2 R3 बराबर हैं। यहाँ देखिए, ये
तो अगर R2 में आप R1 ऐड करे दे रहे हैं तो वो तो R3 से बड़ा आना ही आना है। हमने कुछ निकाला नहीं है, अभी सिर्फ लॉजिक कॉमन सेंस लगा रहे हैं। यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो यहाँ के थर्ड वाले के रेजिस्टेंस से बड़ा है, और दोनों Yes, में sir. V तो सेम है, दोनों में V सेम है, बोलो V सेम Yes, है ना sir. दोनों में, यहाँ, और पावर होता है V²/R, यानी यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी यहाँ पे पावर कम रहेगी, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो कमी आएगी। R1 प्लस R2 के कॉम्बिनेशन में जो पावर जाएगी वो R3 से कम होगी, बोलो। Yes. Yes, sir. ऊपर वाले जो पर जाएगी ऊपर वाले सर्किट में, यहाँ पे वो इससे कम जाएगी ना, इन्हीं, बोलो। ठीक है, तो जिसका R सबसे छोटा है उसकी पावर मैक्सिमम हो गई, बीच वाले में मैक्सिमम पावर जाएगी R3 में, ये 3 वाले में, थर्ड वाले में। इतना क्लियर है? यस सर। यानी इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम मिलाए दे रहे हैं उसके बाद भी थर्ड वाले की पावर ज्यादा है। सोचने वाला को इसको सोचो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये काम की चीज है। यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाने के बाद भी इसकी पावर ज्यादा आ रही है, तो इंडिविजुअली तो ज्यादा होगी, बोलो भाई, क्लियर है? यस हाँ। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो है आपका वो बड़ा है R3 से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 250 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 विल बी लेस देन 250 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R3। क्या ये सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. यहां से इसको समझिए, सही लिखा है। तो ये क्या है हमारा P3, और ये क्या है इधर वाला P1 प्लस P2, यानी सबसे ज्यादा हमारा कौन सा हो गया? P3। P3 हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा इस केस में। तो ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन को मिल रहा है अभी, P3 किसमें किसमें ज्यादा है, कितने ऑप्शन है? पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता। नहीं बात, एक ही ऑप्शन तो है। ऑप्शन इतने खराब दिए हुए थे इसमें, खराब नहीं है लेकिन अपने आप में अगर आप इसको एनालाइज कर लेते हैं, इस तरह लगाने नहीं बैठना है आपको, कुछ सोचना है। आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा इतना कैलकुलेटिव मेथड। सिर्फ लॉजिक कॉमन सेंस आपने लगाया और क्वेश्चन हो गया, तो मैंने समझाने में टाइम लगाया। अगर आपको ये आता है तो फिर एग्जाम में तो बहुत जल्दी कर लेंगे आप खुद से। ठीक है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देखा कि रेजिस्टेंस ओवरऑल ज्यादा हो गया, वी दोनों का सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे पावर अपने आप कम हो जाएगी। यानी इन दोनों का मिला के भी इसकी पावर को ये लोग बराबर नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों मिल के भी, कौन से, फर्स्ट और सेकंड मिल के भी थर्ड वाले की पावर के बराबर नहीं आ पा रहे, तो थर्ड तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा इंडिविजुअली तो। ठीक है, तो पूरा आप दिमाग से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आप सोच रहे होंगे कि चलो पता चल गया, मान लो कोई ऑप्शन होता है ऐसा जिसमें हम इस तरह से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे होते, कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता तो हमें P2 और P3 भी कैलकुलेट करना पड़ता, तो हम क्या करते, है ना? वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा अगर आप थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस लगाएं। करंट बताइए, करंट इन दोनों में सेम होगा क्या? I1 I2 में करंट सेम होगा या नहीं, बताओ। P1 P2 में करंट सेम होगा ना, मतलब जो दो बल्ब हैं 60 और 100 वाले में, अरे भाई इसमें करंट सेम होगा, बोलिए। Yes, sir. करंट तो सेम होगा दोनों में। Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे जब करंट सेम हो गया है तो इन दोनों के बीच में आप फॉर्मूला यूज करो I²R वाला। इन दोनों में कौन सा यूज करिए आप? I²R वाला यूज करिए। अब करंट सेम है तो दोनों में जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, बोलो, याद है? दोनों में जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, तो बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी? सर फर्स्ट बोलिए। वन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका बड़ा दोनों में? I²R फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम पावर क्लियर हो गया, तो अब सिर्फ दोनों में कंफ्यूजन है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। ठीक है, तो किसका छोटा है रेजिस्टेंस? देखिए रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, ये है ना,
ये लगाया था ना रेजिस्टेंस वाला। यस सर। हाँ। यस सर। तो इसका रेजिस्टेंस छोटा आ रहा है तो इसकी पावर ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस सर। आप चाहें तो वैल्यूज निकाल के कर लें, लेकिन ये मेथड अगर आप लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। लॉजिक कॉमन सेंस को पकड़िए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इवन आईआईटी जब तो आईआईटी का क्वेश्चन है तो ठीक है। क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट है तो बताएं। सर क्लियर। हम्म। No doubt, sir. ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड वाला कंपैरिजन समझ में आया ना? ये वाला आई वाले से हमने ये पता कर लिया कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा दोनों में, I1 I2 में। यस सर। हम्म। तो ये आपका जो पावर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसमें जो जो क्वेश्चन अच्छे थे बन सकते थे वो हमने सारे करा दिए आपको। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, इसमें P1 P2 में जो 60 वॉट वाला है, इसमें पता चलेगा 60 वॉट वाले का क्या बड़ा होगा, दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। आई अगर कांस्टेंट हो गई, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, 100 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। 100 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से जब आपने निकाला इसका 100 वॉट वाले का, तो आपको पता है कि इसकी पावर कम हो जाएगी, पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो आपका 60 वॉट वाला ब्राइटर होगा दोनों में से। इस तरह आपने निकाल लिया, तो ये आपका खत्म हो गया। आपको कोई क्वेश्चन हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, वो भी बता देते हैं, छोटा सा है बहुत। हमने आपको बताया था कि अगर कोई कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, बताया था, याद है? किसी कंडक्टर को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, तो आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है उससे रिलेटेड। ये हो गया नेगेटिव। इसमें हमने कहा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को रख देते हैं लाकर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, बताया था ना? यस सर। Yes, और sir. उसका रीजन ये बताया था कि ये क्या करता है, इंड्यूस कर लेता है चार्जेस को, इधर ले आएगा और ये इधर ले आएगा खींच के ना, इसके अंदर का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर बन रही थी, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। ये याद है? आपसे Yes, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए कि अगर ये तो जो कंडक्टर था वो इसमें करंट नहीं जा रही थी, ठीक है, आपसे पूछेगा अगर ये कंडक्टर करंट कैरिंग हो तो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो क्या होगा। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। अगर कंडक्टर करंट कैरिंग है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, ये पूछ रहा है आपसे। सोचो, सोचने वाला क्वेश्चन। अब एक बात बताओ अच्छा ध्यान से, इसके अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, सब लोग ध्यान से सुने, ठीक है, कंडक्टर वाला बना लेते हैं। अच्छा, ये कंडक्टर है, वायर है मान लीजिए, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगी, है ना? और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, अपोजिट जाता है। यस सर। अरे ये तो सब बेसिक चीज है यस यस सर। ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर था वो नॉन करंट कैरिंग था, इसमें करंट नहीं थी, इसको हम यहाँ कट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें करंट नहीं जा रही थी, नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर का केस था ये, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का केस है। अब इसमें करंट जा रही है, ये पूरा कनेक्टेड है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से समझाते हैं कि ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर हम इन चार्जेस को पैसेज प्रोवाइड करा दें तो आपको लगता है ये सरफेस पे रुके रहेंगे या पास कर जाएंगे? बोलो, Sir, रुके pass. रहेंगे, पास कर जाएंगे?
पास कर जाएंगे। और अगर ये पास कर गए तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? वो सॉरी, No, अंदर sir. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली को कैंसिल आउट करेगी? नहीं करेगी, नहीं सर करेगी अब ना। नहीं करेगी। नहीं इसका करेगी। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी, Yes. बनी रहेगी No. ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes. तो इसका Yes, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर में जस्ट अपोजिट सिनेरियो बन जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, नॉन जीरो होगी। तो इसीलिए बोला जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वहां चार्जेस मूव कर रहे हैं, वहां इंडक्शन से एक जगह चार्जेस रोक नहीं सकते आप। रोक सकते हैं क्या? यहाँ पे तो लगातार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आप रोक कैसे सकते हैं यहाँ पे चार्जेस को? चार्जेस को आप रोक नहीं पाएंगे तो अंदर कोई नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो पाएगी जो कि बाहर वाली को कैंसिल कर दे। क्लियर? समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड इलेक्ट्रॉन को जमा कर और एक नहीं कर सकते? भाई एक साइड इलेक्ट्रॉन को जमा कर लें, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये पॉसिबल है करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें बैटरी जुड़ी हुई हो, करंट पास हो रही? No, sir. तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो करंट कैरिंग रह ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा ये भी समझो। अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए भी रुके, सब लोग ध्यान से सुने, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए भी रुक गए तो वो क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद वो ये करेंगे कि दो और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उनको पुश करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। पुश करेंगे ना भाई, वो लगेगा ना यस सर। रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा, काफी पावरफुल रिपल्शन लगेगा। क्लियर है? काफी पावरफुल रिपल्शन लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे आने ही नहीं देंगे। यानी आपकी बैटरी है वो जाम होगी, रुक गई वहां पे, में करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे हैं। ये रिपल्शन क्रिएट कर देंगे बाकी के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। जो भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उनको ये अगर कहीं पे भी जमा हो गए थोड़े भी तो दिक्कत क्रिएट कर देंगे दूसरों के लिए। क्लियर है? So इससे हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। हीट प्रोड्यूस हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी करंट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट होती है, करंट क्या होती है हमने बताया था, चार्ज पासिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। याद है? पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट टाइम में जो चार्ज क्रॉस कर रहा होगा वही होती है करंट। तो सोचो ये क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से अब कोई चार्ज पास करेगा? क्योंकि ये लोग तो रोकेंगे ना उसको, लेफ्ट वाले जो हैं ये वो लोग, ये रोकेंगे, ये आने नहीं देंगे इधर उसको। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन में कोई चार्ज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो करंट हो गई जीरो। तो करंट जीरो हो गई तो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। तो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर तो हम तो पढ़ चुके हैं, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होकर कैंसिल आउट कर देती है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जीरो होती है। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बाहर वाली, क्योंकि अंदर कोई नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो पाएगी मूवमेंट की वजह से चार्जेस के, वो कहीं पे डाइपोल बना नहीं पाएंगे अंदर। क्लियर है ना? मतलब कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने। Yes, sir. हाँ,